साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। साथियों ये 15 मिनट का शो है, लेकिन इस 15 मिनट के शो में परमाणु संरचना से संबंधित यानी साथियों एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है उन तमाम बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए साथियों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक मेरा निवेदन होगा कि यदि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे और आपको ये लगे कि इस 15 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा है तो आप साथियों सेशन को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे साथियों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्त के बीच साथियों इस सेशन को एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे। तो चलिए साथियों आते हैं, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले हम लोग परमाणु संरचना पर चर्चा करेंगे। साथियों एटम के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। साथियों ये एटम जो है जिससे आप हिंदी में परमाणु कहते हैं, इस परमाणु के खोज के संदर्भ में आपसे एग्जाम में सवाल पूछी जाती है कि इस परमाणु का खोज किसने किया। तो साथियों ध्यान देंगे 1803 ईस्वी में इन्हीं परमाणु के खोज के संदर्भ में जब सवाल पूछी जाती है तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1803 ईस्वी में साथियों सबसे पहली बार इस परमाणु का खोज जो है यह 1803 ईस्वी में, याद रखेंगे साथियों 1803 में 1803 ईस्वी में साथियों जो है किसने किया था, तो आपको जॉन डाल्टन के द्वारा, ध्यान रखेंगे साथियों 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु का खोज किया गया। अतः जॉन डाल्टन को साथियों परमाणु का जनक माना जाता है। कई बार इस स्तर से सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए कि परमाणु का खोज कब हुआ था, तो 1803 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो साथियों परमाणु का खोज जो है 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अब यदि बात करते हैं इस परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में तो आप ध्यान रखेंगे साथियों आपका परमाणु जो है इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है और इस पथ पर क्या होता है साथियों कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। जैसे ये आपका K है, ये L है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों ओर का, जैसे ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें एक पॉजिटिव कण है जो कि पॉजिटिव कण आपका प्रोटॉन कहलाता है, और दूसरा इसमें जो है रेड टाइप से दिख रहा होगा ये एक हैवी मास वाला पार्टिकल्स है साथियों, ये भारी द्रव्यमान वाला कण है जिसे आप न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियस में साथियों आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों ओर का एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ पर क्या करती है इलेक्ट्रॉन साथियों चक्कर लगाती रहती है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये साथियों इलेक्ट्रॉन है जो किसी खास ऊर्जा के साथ घूमती है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन साथियों जो है वो एक दूसरे के विपरीत घूमती है। तो बहुत सारी जानकारी साथियों भी आपको मिला है। सबसे पहले जानकारी की परमाणु का खोज जो है 1803 ईस्वी में हुआ। दूसरी जानकारी साथियों परमाणु का खोज जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। तीसरा साथियों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके चारों ओर जो एक कक्षा होती है, सेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन साथियों रोटेशन करते रहती है। इस प्रकार ये साथियों स्पष्ट हो गया है। परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे साथियों, परमाणु के यदि आप फंडामेंटल की बात करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं साथियों, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की संख्या जो है ये आपका 3 है। कई बार ये सवाल पूछा गया परमाणु के मौलिक कणों की संख्या कितनी है, साथियों 3 है। कौन कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। और इस कण के बारे में आपको पता है साथियों कि परमाणु का ये बीच वाला भाग जो है, इस बीच वाले भाग को न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी साथियों नाभिक कहा जाता है। इस बीच वाले भाग में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है एक आप ऑर्बिट देख रहे होंगे, इस ऑर्बिट पर साथियों क्या है इलेक्ट्रॉन लगातार जो है ये परिक्रमा करती रहती है। इलेक्ट्रॉन साथियों घूमती रहती है, किसी खास ऊर्जा के साथ घूमती है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन साथियों एक दूसरे के विपरीत भी घूमने का काम करती है। क्लियर साथियों। अब यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेश के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर साथियों पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन कण होता है, अर्थात ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है।
यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की साथियों बात करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, जबकि इस न्यूट्रॉन की बात करेंगे साथियों तो न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका आवेश शून्य माना जाता है। खोजकर्ता की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज साथियों ध्यान रखेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का साथियों खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में, अर्थात ध्यान रखेंगे 1932 ईस्वी में साथियों जो है न्यूट्रॉन का खोज जो है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों, तो जेम्स चैडविक की बात किया जाए तो जेम्स चैडविक के द्वारा साथियों जो है न्यूट्रॉन का खोज 1932 में यानी 1932 ईस्वी में किया गया था। चलिए साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। साथियों आप कमेंट करके बताएंगे कि ये सारी जानकारी आपको याद हो गया होगा, और आप आंसर बताएंगे। यदि आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कही जाती है तो बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो आपका जवाब क्या होगा। अब साथियों हम आपको बताते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के बारे में। साथियों यहां पर आप देख रहे होंगे एक सोने का पतला सा पत्र है, यानी यहां पर आप जो देख रहे हैं ये पत्थर जो है ये सोने का पतले सा पत्थर है, और इस पत्थर पर क्या किया गया, अल्फा कणों से आघात करवाया गया। जब सोने के पतले पत्थर पर इस अल्फा कणों से आघात करवाया गया तो रदरफोर्ड को बहुत सारी जानकारियां मिली। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ अल्फा किरण सीधी रेखा में बाहर निकल जा रही है, कुछ अल्फा किरण जो है अपनी दिशा से विचलित हो जा रही है, और एक अल्फा किरण जो है वो अपने ही दिशा में मुड़ रही है। तो इससे रदरफोर्ड को कई एक जानकारी मिली, जिससे रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग के बारे में बताया, अर्थात परमाणु में न्यूक्लियस के बारे में बताया। इसलिए परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि नाभिक के खोज के बारे में जब सवाल आपसे किया जाता है तो याद रखेंगे परमाणु के नाभिक का खोज के बारे में। साथियों परमाणु के नाभिक का खोज जो है ये आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, और कब किया गया, 1911। याद रखेंगे साथियों 1911 ईस्वी में जो है परमाणु के न्यूक्लियस का खोज जो है, आपको परमाणु के नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और इस स्वर्ण पत्र पर जब उन्होंने अल्फा कणों से बमबारी करवाया, अल्फा कणों से साथियों आघात करवाया, तो उन्हें कई प्रकार की जानकारियां भी मिली थी। क्या जानकारी मिली, सबसे पहली जानकारी ये मिली थी कि परमाणु के अंदर जो है रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी परमाणु के अंदर साथियों जो है रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। दूसरी जानकारी मिला था कि परमाणु के न्यूक्लियस में धन आवेश वाला कण पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स पाया जाता है। और साथियों तीसरी जानकारी मिला था कि परमाणु के न्यूक्लियस में साथियों भारी द्रव्यमान वाला कण पाया जाता है। भारी द्रव्यमान वाला कण जो है ये परमाणु के न्यूक्लियस में ये दोनों पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में धन आवेश वाला पार्टिकल्स भी पाया जाता है, और परमाणु के नाभिक में साथियों हैवी मास वाला पार्टिकल्स यानी भारी द्रव्यमान वाला कण भी साथियों पाया जाता है। ये तमाम जानकारियां जो है रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में दिया गया था। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है रदरफोर्ड ने जो ये प्रैक्टिकली परीक्षण किया था ये किस धातु पर किया गया था, तो याद रखना साथियों ये स्वर्ण पत्र पर किया गया था। इन सोने के पतले पत्थर पर उन्होंने अल्फा कणों से आघात कराने के बाद ये जानकारियां साथियों दी थी। कब दिया गया था, 1911 ईस्वी में दिया गया था। किस किरण से दिया गया था, तो अल्फा कण से आघात कराने के बाद दिया गया था। और इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु के अंदर एक स्थान होता है, परमाणु के न्यूक्लियस वाले भाग में धन आवेश वाला कण पाया जाता है, परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण भी पाया जाता है। ये तमाम जानकारी साथियों रदरफोर्ड के माध्यम से दिया गया था। अब यदि हम बात करते हैं निल्स बोर के सिद्धांत के बारे में, तो आप यहां पर निल्स बोर साहब को देख रहे होंगे। ये निल्स बोर साहब ने यह बताया कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूमती है उस पथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आपका पथ है यानी रास्ता है, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, कक्षा, यानी इसी को शेल कहा जाता है। यानी आप यहां पर देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जिस पर रोटेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर घूमने का काम करता है उसी को साथियों कक्षा कहा जाता है। और कक्षा को कई उपवर्ग में बांटा गया। ध्यान रखेंगे साथियों कक्षा को कई भागों में बांटा गया, कई साथियों भागों में बांटा गया। इसे उपकक्षा कहा जाता है। उपकक्षा की संख्या 4 है, जबकि कक्षा की बात किया जाएगा सेल की साथियों तो सेल की संख्या टोटल 7 होता है। कौन कौन, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ये टोटल 7 साथियों सेल है। 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये टोटल साथियों जो है ये 7 जो है ये कक्षा की संख्या है। KLMNOPQ, KLMNOPQ टोटल साथियों जो है ये कक्षा की संख्या की बात किया जाए तो टोटल KLMNOPQ जो है ये 7 आपका सेल की संख्या है। अब प्रत्येक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 2n², यानी साथियों आप निकाल सकते हैं इस 2n² के आधार पे किस सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरीके से इस कक्षा को कई वर्ग में बांटा गया है, कई एक भाग यहां पर देख रहे होंगे, इसी को सबसेल यानी उपकक्षा कहा जाता है और इसकी संख्या साथियों कितनी है 4 है। कौन कौन सा तो ध्यान रखेंगे SPDF, ये 4 साथियों आपका उपकक्षा है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम साथियों 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में साथियों मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। कई बार साथियों ये सवाल पूछा गया है कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ पर साथियों मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। और नील्स बोर के द्वारा जो है सिद्धांत में यही कहा गया था कि परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन साथियों जो है एक दूसरे के विपरीत घूमती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। दूसरा बात साथियों कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करती है तो ऊर्जा का साथियों अवशोषण भी करती है और हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का परित्याग करती है और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो ऊर्जा का परित्याग करती है और जब निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी करती है। ये तमाम जानकारियां साथियों नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, तो इस सिद्धांत को भी अपने दिमाग में साथियों बिल्कुल रखेंगे। अब यदि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी तत्व के नाभिक में जो आपका साथियों प्रोटॉन की संख्या रहता है, इस प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी तत्व के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या रहता है, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी परमाणु संख्या को साथियों Z से सूचित किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं Z बराबर P बराबर E, यानी साथियों परमाणु संख्या जो है यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए आप कह सकते हैं Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये सब साथियों जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान 23 है तो परमाणु संख्या आपका 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा साथियों 11 होगा। इसी तरीके से एटॉमिक मास की बात किया जाए परमाणु द्रव्यमान का तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास साथियों कहा जाता है। एटॉमिक मास को ए से नोट किया जाता है, ए बराबर P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ेंगे तो यह साथियों एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। अब यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए कोर इलेक्ट्रॉन की और संयोजकता का तो याद रखेंगे जैसे सोडियम की परमाणु संख्या आपका 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, दूसरा में 8 रखा जाता है अधिकतम, तीसरा में 18, लेकिन आपके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी तो आप 2 8 10 1 11 1 हो गया। अब यहां पर देखिए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के सबसे अंतिम कक्षा की बात किया जाएगा साथियों तो ध्यान रखना है किसी भी तत्व के सबसे अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को साथियों संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अतः वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो आपका 1 हो जाएगा। यदि कोर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए साथियों तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों के योग को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी बाहर वाले को देना है छोड़ और अंदर वाले को देना है जोड़ तो कहलाएगा कोर। यदि साथियों कोर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक को छोड़कर जो बच जाएगा 2 और 8 कितना 10 हो गया, यानी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया यहां पर 10 हो गया। और यदि संयोजकता की बात करते हैं कोई भी तत्व अपने को स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या साथियों जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है वही संयोजकता कहलाता है। अतः सोडियम की वैलेंसी की बात करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने ऑक्टेट को पूरा करती है। अतः संयोजकता इसका क्या हो जाएगा 1। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1, संयोजकता भी 1 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया साथियों तो आपका 10 हो गया।
यदि समस्थानिक की बात करते हैं साथियों, सम का मतलब होता है समान और स्थान का मतलब हो गया पोजीशन, यानी क्लियर हो गया आपका, जिसका परमाणु संख्या समान होगा। याद रखिएगा, समस्थानिक में z का मान क्या होगा, समान होगा, और a का मान क्या होगा, तो a का मान साथियों जो है ये असमान होगा। तो जिसमें परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, उसे समस्थानिक कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका ये तीनों देखिए साथियों हाइड्रोजन है, तीनों का परमाणु संख्या सेम है, लेकिन तीनों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये साथियों आपका समस्थानिक हो गया। संभारिक की साथियों बात किया जाएगा, इसमें परमाणु द्रव्यमान क्या होगा साथियों, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, और परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या असमान होता है। याद रखेंगे साथियों, जैसे आर्गन की बात किया जाए, पोटेशियम और कैल्शियम का, तीनों का परमाणु संख्या बिल्कुल क्या है साथियों, तीनों का परमाणु संख्या बिल्कुल अलग है, 18, 19 और 20, और द्रव्यमान की बात किया जाएगा 40, 40 और 40। क्लियर हो गया साथियों, इसका परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग है तो समस्थानिक कहलाएगा, और जिसका परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो वो संभारिक कहलाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे साथियों तो ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाएगा तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, असमान होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, Na+ और नियोन की बात किया जाए, आप ध्यान रखेंगे, परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान 20। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 - 1 बराबर 10, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो आपने यहां पर देखा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सेम है, जबकि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, अर्थात ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। और सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों साथियों जो है ये असमान होगा। जैसे आप Na+ की बात करते हैं और Mg2+ की बात करते हैं, 11 और 12, 23 और 24 की बात करेंगे तो इसमें आप देखिएगा साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर 23 माइनस हो जाएगा 11, तो आपका हो गया यहां पर 12, और यहां पर n बराबर साथियों 24 - 12 बराबर क्या हो गया, 12। तो इसमें भी 12 और इसमें भी 12, क्लियर है साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, परंतु परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। फिर यदि क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं, क्वांटम संख्या जो है सेल की संख्या के बारे में, सबसेल की संख्या के बारे में, सेल सबसेल के आकार, इन तमाम चीजों के बारे में साथियों बतलाती है। क्वांटम नंबर को 4 भागों में बांटा गया है, एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, और स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट किया जाता है। याद रखें साथियों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इससे कक्षा की संख्या के बारे में, इससे साथियों कक्षा की संख्या के बारे में पता चलता है। इसका वैल्यू साथियों n बराबर जो है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है। याद रखिएगा, n डू नॉट इक्वल टू 0, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी साथियों शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम L बराबर फॉर्मूला होता है 0 to n-1, यानी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आराम से आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम फॉर्मूला होता है -L to 0 to +L, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, इसका वैल्यू -L से लेकर कहां तक साथियों, +L तक होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर की बात किया जाए तो इसे S से डिनोट किया जाता है। इसमें यह बताया गया यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होता है, और यदि इस एंटी क्लॉक में जाती है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन घूमती है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1/2 होता है। तो साथियों अभी आप लोग एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम चीज को देख रहे थे। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।